शुरू हो गया है आगाज, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हाय एवरीवन, आज जो हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत की मैराथन क्लास हम देखने वाले हैं। इससे पहले आप जो भी क्लास देखे हैं वो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम नज़दीक हैं बिहार पुलिस विशेष रूप से, तो इसीलिए आपको मैराथन क्लास को आपको रटना नहीं है, बल्कि वीडियो को आपको 2 बार देख लेना है, ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए तो उसे आप सही टिक लगा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जो है सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लास देंगे वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आज पहली क्लास है प्राचीन भारत की। एक दिन में आपको 2 क्लास मिलेगी। आज 1 क्लास ही मिलेगी, कल से 2 क्लास मिलेगी। 5 से 6 दिन में पूरे मैराथन क्लास आपका ख़त्म कर दिया जाएगा, जहां से आपका रिजल्ट बन सके। तो पहला है प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत ये सभी NCERT बुक से हैं। क्वेश्चन में है, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास क्या कहलाता है आप सुन लिए। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक किसे माना जाता है? वास्तविक पुस्तक माना जाता है राजतरंगिणी को। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्का। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीन सिक्के को कहा जाता है आहत सिक्का। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमेसोमेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमेसोमेटिक्स कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखा शास्त्र। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन यानी लिखने की कला को अभिलेखा शास्त्र या इंग्लिश में एपिग्राफी कहलाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। हम एक क्वेश्चन को 2 बार इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको नोट्स नहीं करना है, ये सिर्फ आपको ध्यान से सुन लेना। एक क्वेश्चन को 2 बार सुन लीजिएगा। एक वीडियो जो है आप 2 बार देख लीजिएगा, सारा का सारा आपके दिमाग में ही छप जाएगा। और पेपर में सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से छपने वाला है। टॉपिक वाइज हम बना दिए हैं, आप मिला लीजिएगा कि इस टॉपिक से था क्वेश्चन या नहीं। क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप 1837। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप 1837 में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण देवयान वेदव्यास। प्राचीनतम ग्रंथ के संकलनकर्ता है वेदव्यास। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, याद रखिएगा। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण का संबंध है आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। विष्णु जी, याद रखिएगा, मौर्य वंश जो थे वो विष्णु जी को मानते थे। खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं। इसका मतलब है, आप समझ लीजिए कि खरोष्टी लिपि का मतलब उर्दू। उर्दू जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। दाएं से शुरू करते हैं और बाएं पे अंत करते हैं। अभी जो हम लिखते हैं वो ब्राह्मणी लिपि में लिखते हैं। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के विषय में। नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनु स्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ है मनु स्मृति को।
शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? सतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया सतपथ ब्राह्मण में। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेख का अध्ययन। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेख का अध्ययन। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। इब्न बतूता जो भारत में आया वो किस नाम से जाना जाता है? तो रेहला। यानी आप साफ शब्दों में समझ लीजिए कि रेहला किसने लिखा, तो समझ लीजिए कि इब्न बतूता। हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। हेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो ये किए हैं CU की पुस्तक में। किस में? CU की पुस्तक में। और अब अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो अल बरूनी ने किए। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता जो है मोरक्को के थे, याद रखिएगा। मोरक्को अफ्रीका में है। वो मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी बड़ा पद होता है, याद रखिएगा। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य का। मार्को पोलो ने पांड्य राज्य की यात्रा का वर्णन किया। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का पता चलता है? तो शुंग वंश। फाहियान, याद रखिएगा, बहुत ही चर्चित हैं। यह प्रथम चीनी यात्री था। फाहियान पहला चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। फाहियान किसके समय में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल का देव निर्मित बताया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो राजमहल बनाया उसे फाहियान ने देव निर्मित कहा, यानी भगवान द्वारा बनाया हुआ। हुएनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसमें हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दिया। यानी हुएनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आया और हर्षवर्धन को शिलादित्य का उपाधि दिया। हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है। इसे यात्रियों का राजकुमार या शाक्य मुनि या नीति का पंडित कहा जाता है। यानी हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार या शाक्य मुनि या नीति का पंडित कहा जाता है, याद रखिएगा। चीनी बौद्ध यात्री को नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। यानी हुएनसांग जो है चीनी बौद्ध यात्री था, बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किसके अभिलेख में प्राप्त होता है? तो भानुगुप्त द्वारा रचित एरन अभिलेख 510 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। टॉपिक वाइज देखिए, पाषाण काल। पाषाण काल से जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे इसमें सारा इंक्लूड है। क्वेश्चन 1 में है मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कहलाता है पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का। यानी पाषाण काल में जो है औजार अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग होता था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का खंड था। भारतवर्ष को पहले जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनौरा नर्मदा घाटी से। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ?
तो कालीबंगा से। जूता हुआ खेत कालीबंगा से मिला। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया। मनुष्य सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो प्रस्तर युग यानी पाषाण काल में सबसे पहले लोगों के पास कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। पशुपालन का आरंभ हुआ मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? आदमगढ़ से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिला आदमगढ़ से। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया वो कौन अनाज था? जौ। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग। चाकोलिथिक युग को कहा जाता है ताम्रपाषाण युग, याद रखिएगा। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाला मकान का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इनाम गांव से। कच्ची मिट्टी का मकान जो अब कहीं कहीं दिखता है वह गोलाकार गड्ढों वाला मकान का साक्ष्य मिला इनाम गांव से। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व यानी पुराना चीज़ सब जो मिलता था उसका जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग से शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, याद रखिएगा। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ? तो नवपाषाण काल में। कुंभकारी यानी कुम्हार सब जो बनाते हैं मिट्टी का बर्तन, इसका प्रमाण मिला नवपाषाण काल से। पेबेल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। पेबेल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। यानी मानव आखेटक और खाद्य संग्रह यानी खाद्य सब का जो संग्राहक अवस्था हुआ वो पुरापाषाण काल में शुरू हुआ। पुरापाषाण काल में। आग का भी आविष्कार पुरापाषाण काल में ही हुआ था, याद रखिएगा। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में घर में रखकर ही दफना देते थे, याद रखिएगा। अग्नि का उपयोग करने वाला मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो नवपाषाण काल में। अग्नि का उपयोग मानव नवपाषाण काल में सीखा, लेकिन आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में ही। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। कपास का भी साक्ष्य मिला मेहरगढ़ से। अगला है, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो सराय नहर से। हड्डी निर्मित यानी हड्डी से बना हुआ पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ सराय नहर। गौड़िक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में आप हस्तिनापुर से महाभारत का आप जोड़ सकते हैं। गौड़िक मृदभांड प्राप्त हुआ हस्तिनापुर से। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। देखिए दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि सारा नॉन क्वेश्चन है, लेकिन नॉन क्वेश्चन नहीं है। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। और अब जो है बिहार पुलिस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो ल्यूसेंट नहीं पूछता, एसपीडी नहीं पूछता, सब एनसीईआरटी पूछता है। और एनसीईआरटी में थोड़ा अंदर तक का क्वेश्चन रहता है। आप बिहार पुलिस का बैक का क्वेश्चन देख सकते हैं, सारा का सारा एनसीईआरटी बुक से ही रहता है। इसीलिए हम जो नोट्स बनाए हैं
मैराथन क्लास पूरा NCERT बुक का ही है, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। आगे हैं, अब हड़प्पा सभ्यता देखेंगे हम। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये हड़प्पा सभ्यता का काल जो है कहीं आपको कई तरह का दिख जाएगा, लेकिन सही जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ही है, याद रखिएगा। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी ले सकते हैं आप खुदाई से, यानी पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, इंग्लिश में माउंट ऑफ द डेड। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग, यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया। तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन इसलिए कहा जाता है कि तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? रंगपुर सौराष्ट्र में है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर सौराष्ट्र में है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है? तो कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर्जन मार्शल द्वारा, यानी पुरातात्विक खुदाई किया गया था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों का सर्जन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक जो है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थल में, ना कि पूरे ओवरऑल इंडिया में या पाकिस्तान जहाँ भी मिला वहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिला है धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो वर्गाकार। हड़प्पा काल में जो मुहर था वह वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़ा का अंकन नहीं था, घोड़ा का चित्र नहीं था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुई? तो भारत में ही। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती शुरू हुआ भारत में ही। मृद पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता का मोहर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। मृद पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर प्राप्त हुआ कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता है सुमेरियन सभ्यता। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता है सुमेरियन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित था। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड।
भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य मिलता है हड़प्पा सभ्यता में ही, याद रखिएगा। हड़प्पा काल की मुद्राओं को निर्माण मुख्यतः किस पदार्थ के उपयोग किया गया? तब मुद्रा बनते थे सेल खड़ी का। हड़प्पा काल में मुद्रा बनते थे सेल खड़ी का, याद रखिएगा। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। विशाल स्नानागार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये सभी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार, ये महत्वपूर्ण है। विशाल स्नानागार याद रखिएगा। पुरोहितों का आवास, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी वाली पशुओं की प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इसमें सिर्फ विशाल स्नानागार को आप याद रखिएगा जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। गोदीबारा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मृद मूर्तियाँ, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि मिला है लोथल से। इसमें याद रखने वाला बात है गोदीबारा याद रख सकते हैं आप, हाथी दांत याद रख सकते हैं, अग्निवेदिका याद रख सकते हैं और एक चालाक लोमड़ी याद रख सकते हैं। ये सभी लोथल से मिला है। मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वर्गाकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा जो मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुआ है चहुंद्रो से। इसमें सबसे पहले एक सिंगार पेटार वाला समझ लीजिए कि वो प्राप्त हुआ है चहुंद्रो से। लिपस्टिक, काजल, पाउडर ये सब चहुंद्रो से प्राप्त हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण है मनके बनाने का कारखाना और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, ये 2 महत्वपूर्ण हैं जो प्राप्त हुआ है चहुंद्रो से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। जूते हुए खेत, भूकंप का साक्ष्य, अग्नि हवा कुंड, अलकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने का साक्ष्य, लकड़ी की नाली मिला है कालीबंगा से। इसमें कालीबंगा में सिर्फ जूते हुए खेत आप याद रखिएगा जो कालीबंगा से मिला है। किलाबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्ची ईंटों का मकान व चूल्हे कोटदीजी से। यानी किलेबंदी का साक्ष्य और कच्ची ईंटों का मकान व चूल्हे कोटदीजी से मिला, याद रखिएगा। मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य और जौ का साक्ष्य मिला है बनावली से। मिट्टी का हल यानी मट्टी का हल मिला है बनावली से। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से। तांबा का कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ता को ही दफनाना मिला है रोपड़ से। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली था, याद रखिएगा। अब हम आप पर देखेंगे टॉपिक वैदिक काल। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन यानी पुराना वेद है ऋग्वेद। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? ऋग्वेद में 10 मंडल और 228 सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 228 सूक्त है। तराई नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, 3 वेद के लिए तराई नाम प्रयोग किया जाता है। 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए।
यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी है यजुर्वेद में, यानी यज्ञ जो है कर्मकांड सब होता है, यज्ञ मुंडन ये सब यजुर्वेद में होता है। 4 वेदों में किस एक में जादू टोना और वाशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद, यानी जादू टोना कहते हैं ना, जादू हो गया, मंत्र मार दिया, श्राप लग गया, ये सब अथर्ववेद में है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित है, उपनिषद दर्शन पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो वो कठोर उपनिषद में है, जो 8वीं की हिंदी में भी है। नचिकेता और यम का संवाद कठोर उपनिषद में 8वीं या 7वीं हिंदी में है, इसी प्रकार से हैं। उपनिषद काल के राजा अशुपति किस स्थान के शासक थे? अशुपति केकई के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति का साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति की चर्चा की गई है उपनिषद में। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो अस्कनी का नाम है चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्यों में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु, सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद, यानी संगीत डांस प्रोग्राम सब होता है वो सामवेद में होता है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण था? तो सभा और समिति। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को, पुरोहित यानी पंडित। वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के के लिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में प्रयोग किया जाने लगा सिक्के के रूप में। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था यानी जदे अवस्था में जिस अहुमरज का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है, वह असुरों का देवता है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो ऋग्वेद काल में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, इसे गोत्र मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि और कर्मकांड में था। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास था बलि और कर्मकांड में। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुशनी या रावी नदी के तट पर। 10 राग युद्ध जो हुआ था परुशनी, जिसे रावी का नाम ही है परुशनी नदी, याद रखिएगा। अब है 10 राग युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। 10 राग युद्ध का वर्णन है 7वें मंडल में। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत था पशुपालन व कृषि। आर्य के जीविकोपार्जन का स्रोत था पशुपालन व कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त था? तो जौ के लिए। यव शब्द प्रयुक्त था जौ के लिए। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। युद्ध का देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है?
संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से लिखी गई है संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो सुलभ सूत्र संबंधित है ज्यामिति से। सुलभ सूत्र ज्यामिति से। अष्टोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। अष्टोमा सद्गमय वाक्यांश लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य के गर्गी संहिता का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य के गर्गी संवाद का उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को कहा जाता था अमाजू। जो लंबे समय तक अविवाहित रहती थी उसे अमाजू कहते थे, और जो जंगल में जो महिला रहती थी उसे अरण्यानी कहते थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों का माता की संज्ञा दिया गया है। नदीतमा यानी नदियों का संज्ञा दिया गया है सरस्वती नदी को। किस में? तो ऋग्वेद में। अब हम अगला टॉपिक हम देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव यानी आदिनाथ। ऋषभदेव का ही नाम आदिनाथ है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म का। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली यानी गुप्तेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। गुप्तेश्वर की मूर्ति याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, जो काफ़ी चर्चित है। त्रिरत्न सिद्धांत है जैन धर्म का, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, जो जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखल्ली गोसाल हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखल्ली गोसाल हैं। अनुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म। अनुवर्त सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म से। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो जैन साहित्य लिखी गई है अर्धमगधी भाषा में। जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समुद्र शिखर। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध माना जाता है? तो समुद्र शिखर। जैन संगीतियाँ याद रखिएगा। जैन संगीतियाँ जो हुआ, प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति कब हुआ? 512 ईस्वी में। कहाँ? तो वल्लभी गुजरात में। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण। जैन तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में हम देख लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा ठीक से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थली कहाँ हुआ जन्म इसका? तो वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। महावीर जी के पिता थे सिद्धार्थ यानी वज्र संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान। ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय कुल के प्रधान। अगर पूछ दे महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के। माता त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के माता त्रिशला थी। बचपन का नाम था महावीर स्वामी का वर्धमान। वर्धमान था, बाद में जुटा महावीर। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा।
जो कुंडिया गोत्र के राज समारावती की कन्या थी यानी बेटी थी। पुत्री का नाम महावीर स्वामी का प्रियदर्शना या अनुज्जा, अनुज्जा उपनाम था, प्रियदर्शना या अनुज्जा। प्रमुख उपाधि यानी महावीर स्वामी का उपाधि जो था वो कैवलिन यानी कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति को कैवलिन कहा जाता है, कैवल्य। जीन, जीन का मतलब होता है विजेता। निग्रंथ यानी बंधन रहित, इसका कोई बंधन नहीं था। अहर्त, अहर्त का अर्थ था पूज्य। ये सब उपाधि था। महावीर स्वामी का निर्वाण यानी कब वो दुनिया छोड़ दिए, तो पावापुरी राजगृह में बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में शस्तिपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान शासक के द्वारा यहाँ महावीर स्वामी किसके महल में मर गए? शस्तिपाल के महल में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगृह में, याद रखिएगा। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। स्यादवाद जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थल है? तो कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध स्थल है। 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो जैन रचना में भागवती सूत्र में मिलता है 16 महाजनपद का उल्लेख। बराबर की गुफाओं का निर्माता किस लिए किया गया था? तो आजीविकों के आवास के लिए। बराबर की गुफा बना था आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वां महावर्त क्या जोड़ा? तो 5वां महावर्त जोड़ा ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा यानी सत्य, आस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना, ब्रह्मचर्य 5 महावर्तों की शिक्षा दी, यानी 5 महावर्त दिए महावीर स्वामी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यानी जैन जो बटा तो स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए, याद रखिएगा। अब हम आ गए हैं बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में है महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध का गृह घटना। महाविनिष्क्रमण बुद्ध का गृह घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा था? महायान। महायान बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजते थे। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। उपसंपदा का अर्थ है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए? तो उदयीन के काल में कौशाम्बी आए। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। प्रच्छन्न बुद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य है बौद्ध धर्म का। बौद्धों का रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित रचना किसने किया? अश्वघोष। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित रचना किसने की है? अश्वघोष। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण गंधार शैली में हुआ, जबकि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली में अंतर्गत बनाई गई। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां जो है गंधार शैली में बना, जबकि प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण
मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया। तो प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया के महाबोधि मंदिर में महाबोधि मंदिर क्या दर्शाता है? यानी बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध का उपदेश है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के बारे में देखेंगे अब हम। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, जबकि महावीर का 540 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी वन कपिल वस्तु, वर्तमान लुम्बिनी देई नेपाल में है, यानी लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था बुद्ध जी का। बुद्ध के पिता का नाम थे शुद्धयोधन, शाक्य के राज्य कपिल वस्तु का शासक। बुद्ध का पिता शुद्धयोधन। माता महामाया देवी, कोलिय गणराज कीजिए, माता महामाया देवी। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, यानी गोत्र गौतम। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। पालन पोषण किसने किया? तो विमाता प्रजापति गौतमी, यानी मौसी जो पालन पोषण किए बुद्ध जी का, प्रजापति गौतमी। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। सारथी का नाम चन्ना। घोड़ा का नाम कंथक। ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को कहाँ? तो गया, यानी बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के तट पर। घटना क्या कहलाया? संबोधि। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्तनम, सारनाथ में, यानी बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में, ऋषिपत्तनम उसे कहा जाता है, जिसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध का शिष्य आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ली, वज्जी, कोसल राज, यहाँ धर्म प्रचार किया था। जीवन का अंत यानी महापरिनिर्वाण कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में। दिन वैशाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, चंदू नामक लोहार के यहाँ सूअर का मांस खाने से। बुद्ध के जीवन काल में कौन सी संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र परिवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षाणु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? तो वैशाली में स्त्री की अनुमति दिया गया, वैशाली में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया। कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति हुई कब? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? राजगिरी में। अध्यक्ष महाकश्यप, शासन अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो वैशाली में। अध्यक्ष शब्बाकामी और शासन कालाशोक के समय में। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस और शासन अशोक के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में। स्थान तो कुंडलवन में। अध्यक्ष वसुमित्र और शासन थे कनिष्क के शासन में हुआ। अगला बौद्ध धर्म। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के। नागार्जुन थे माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? तो जापानियों द्वारा। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई जापानियों द्वारा। एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला है शून्यता के सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन।
नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा विहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? तो कर्म तथा पुनर्जन्म में। बौद्ध और जैन दोनों विश्वास रखते थे कर्म तथा पुनर्जन्म में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के काल में। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला कनिष्क के काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? नागार्जुन को। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? बुद्ध, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया? तो वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु बिताया वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध की जीवन की घटनाएं। बुद्ध के गर्भ में आना किसका ये प्रतीक है? हाथी। जन्म का प्रतीक है कमल। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन का प्रतीक है चक्र। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। यौवन का प्रतीक है सांड। समृद्धि का प्रतीक है शेर। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप और गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो सिक्किम में है। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन से क्या निर्दिष्ट है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश यानी धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। शैव और भागवत धर्म। अब जो है शैव और भागवत धर्म। नैनार कौन थे? शैव उपासक संत। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? तो डायनेसियस की। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? डायनोसिस की। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद एवं श्वेता सार उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्धगंडीमल के लिंग रूप में प्राप्त हुई। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है? तो देव और उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति का योग। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नैनार संतों की। नैनार संत की संख्या है 63 थी, पहले थी 63। शैव और भागवत धर्म। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। न्याय दर्शन के अपाक्षपाद गौतम। योग दर्शन के पतंजलि, काफ़ी इम्पोर्टेंट है योग दर्शन। वैशेषिक दर्शन के कन्नाद या उलुप और मीमांसा के जैमिनी। संप्रदाय संस्थापक आजीवक संप्रदाय के मखल्लीपुत्र गोशाल। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। कहीं कहीं पकुद का चयन भी रहता है। यादृच्छवाद का आचार्य अजीत। भौतिकवादी का पकुद का चयन। अच्छा, भौतिकवादी का पकुद का चयन। घोर अक्रियवादी का पूरन कश्यप ही हैं। अनिश्चयवादी का संजय बैठलीपुत्र। अनिश्चयवादी का संजय बैठलीपुत्र। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? छंदोग्योपनिषद। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में।
भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या कितनी है? तो 9 यानी नवाधा भक्ति। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? तो हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलवर संत ने किया था। अलवर संत की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण का मीरा भी कहा जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि की उपाधि ली। चंद्रगुप्त द्वितीय उपाधि ली है विक्रमादित्य की, विक्रमांक की और परम भागवत की। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं। शेष प्राचीन भारत जो आपको पार्ट 2 में आएगा वो काफ़ी वीडियो लंबा हो रही है, इसलिए छोटा छोटा पार्ट करके बस 2 पार्ट में प्राचीन भारत, 2 पार्ट में मध्यकालीन, 2 पार्ट में आधुनिक, इसी प्रकार से 6 पार्ट में पूरे इतिहास समाप्त हो जाएगा। और बिहार पुलिस ही नहीं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जो अगर जीके रहेगा, जीएस रहेगा, कोई भी, सभी का हम मैराथन देंगे और इसी में से सारा मिल जाएगा। लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।